नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संतान की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं ने जीवित पुत्र का व्रत रखकर माता लक्ष्मी का किया पूजन। वाराणसी में सपा के पूर्व सांसद अबू आजमी के करीबी विनायक ग्रुप में आयकर विभाग की टीम ने की छापेमारी। BHU IIT के दीक्षांत समारोह में 1660 मेधावी विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। और नागनी नाटक मंडली में नाट्य महोत्सव के अंतर्गत बैंड मास्टर नामक नाटक का हुआ मंचन। और अब खबरें विस्तार से। संतान की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं ने जीवित पुत्र का व्रत रखकर माता लक्ष्मी के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके साथ ही कुंडों, तालाबों, घाटों पर पूजन अर्चन किया। ज्योतिया पर्व पर व्रती महिलाओं की भीड़ कुंडों, तालाबों पर उमड़ी। परंपरा के अनुसार महिलाएं ये जीवित पुत्रिका का व्रत निराजल रहकर अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना व पति सहित परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। पूरे कुंड, तालाब परिसर के आसपास पहुंचकर माला, फूल, फल, मिष्ठान का भोग लगाकर कहानी, किस्से के साथ व्रत कर दूसरे दिन जल पीकर इस व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत के पूजन के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता लक्ष्मी के दरबार में पहुंचकर जय जयकार के उद्घोष के साथ पूजन अर्चन किया। भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से लाइन लगवाकर लोगों को दर्शन पूजन कराया। माता लक्ष्मी के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भोर से ही मां के दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो गया। व्रती महिला एवं मंदिर के महंत ने इस पूजन के बारे में विस्तार से बताया। हिंदू धर्म में जीवित पुत्र का व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उन्नति, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए रखती हैं। संतान की मंगल कामना के लिए ज्योतिया व्रत में माताएं कठोर निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन अर्चन करती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की आयु लंबी होती है। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को अपना सर्वस्व पुण्य फल देकर जीवित कर दिया था। इसके लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र को जीवित पुत्रिका कहा गया। उस समय से हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत मनाया जाता है। आज ज्योतिया माई की पूजा होती है। जीवित पुत्र, पुत्रों की ये पूजा होती है, उनकी लंबी आयु के लिए। किस विधि से करती है? किस विधि से? इसमें सारे फल फूल हैं, भगवान जी का ये अड़हुल का माला, गुलाब का माला, और इसमें चना है, मीठा है, लड्डू है, सब चीज़ चढ़ता है। उसके साथ एक साड़ी चढ़ती है भगवान जी की। फिर इसमें एक कथा होती है। फिर बाद में गणेश जी की भी कहानी होती है। फिर इसी प्रकार से व्रत को करती है। ये निर्जला व्रत किया जाता है। फिर अगले दिन जब नवमी लगता है, तब उसके बाद सुबह जब नवमी लगता है तब हम लोग जल ग्रहण करते हैं। ये अपने पुत्र के लिए व्रत कर रहे हैं। किसका है ये? ज्योतिया माई का। माता लक्ष्मी का दर्शन। हाँ, नहीं बच्चा, माँ लक्ष्मी काली जी का दर्शन होता है और उसके बाद फिर अपना फल फूल लेके घर जाते हैं। हाँ, ये मतलब बहुत पुराना रीति है। कुंड के किनारे ही होता है। इसमें वही फूल माला, साड़ी, फल फूल रहता है। हाँ, सुबह में पानी पीते हैं। किस तरह का ये दर्शन चल रहा है? ये आज माता का जीवित पुत्रिका का व्रत आखिरी दिन है, उसका दर्शन चल रहा है। फिर रात 12 बजे तक चलेगा। आज 16 दिवसीय मेला का समापन है। इसमें 16 घाट
16 फल, 16 मीठा, 16 लक्ष्मी को लोग चढ़ाते हैं। जीव पुत्रिका के ये पुत्र के लिए व्रत रखा जाता है। हाँ, महिलाएं इसमें निराजल व्रत रहती है। कल 10:21 पर नवमी लगेगा, उसमें ये पारण करेंगी, पानी पियेंगी। हाँ, कुंड में कुंडई का तो महात्म्य है। कुंड में आज जो है पूजा करेंगी, फिर उसके बाद माँ का दर्शन करेंगी। और ये जो लाइन लगा है ना, इसके वजह से आज महिलाएं जो जितिया का व्रत है उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसको पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह का है? आप देख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है सुरक्षा व्यवस्था। अरे बाबू, इसी कड़ी में अस्सी घाट पर भी महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए निराजल व्रत रखकर पूजा पाठ किया। निराजल उपवास रखकर महिलाएं अस्सी घाट पहुंची, जहां पर पूजन अर्चन और सभी अनुष्ठान पूर्ण करते हुए पुत्र की लंबी आयु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने समूह में बैठकर कथा सुनी। इस दौरान महिलाओं ने इस पर्व के बारे में विस्तार से बताया। अरे भैया अभी तक दिया हुआ बरसे ना वाराणसी में सपा के पूर्व सांसद अबू आजमी के करीबी विनायक ग्रुप में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। वाराणसी में सपा के पूर्व सांसद अबू आजमी के करीबी विनायक ग्रुप में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। गुरुवार शाम 4 बजे शुरू हुई सर्वे की कार्रवाई रात करीब 2:30 बजे तक चलती रही। आयकर अधिकारी सवाल दर सवाल करते रहे और ग्रुप के चेयरमैन उसका जवाब देते रहे। मलदहिया, वरुणा गार्डन सहित अन्य जगहों से आयकर विभाग की टीम ने कई कागजात, मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए हैं। आयकर की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और ग्रुप के कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। वहीं शुक्रवार को भी सुबह 9 बजे एक बार फिर आयकर अधिकारी विनायक ग्रुप के ऑफिस में पहुंच गए। वाराणसी में रियल एस्टेट कारोबारी विनायक ग्रुप की ओर से वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट पर आयकर ने दस्तक दी। विनायक ग्रुप के दफ्तरों पर गुरुवार शाम आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की। वाराणसी आयकर कार्यालय के अधिकारी के वाहन से 4 सदस्यीय टीम मलदहिया विनायक प्लाजा पहुंची। वहीं दूसरी टीम जेल रोड विनायक प्रॉपर्टी के ऑफिस में दस्तक दी। टीम के सदस्यों ने मुख्य ऑफिस में डेरा जमाया और तत्काल कंप्यूटर समेत सभी फाइलें कब्जे में ले ली। आपको बता दें कि विनायक ग्रुप ने वाराणसी में कई शॉपिंग सेंटर, इमारत, मॉल और अपार्टमेंट का निर्माण किया है। बीएचयू आईआईटी के दीक्षांत समारोह में 1660 मेधावी विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। दीक्षांत समारोह में संस्थान के सभी पाठ्यक्रमों के 1660 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इसमें 954 बीटेक, 247 आईडीडी, 223 एमटेक, एमफार्मा और 44 एमएससी छात्रों को उपाधियों से सम्मानित किया गया। इसमें कुल 66 विद्यार्थियों को 108 मेडल, जिसमें 106 स्वर्ण एवं 2 रजत और पुरस्कार प्रदान किए गए और 192 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने छात्र छात्राओं को मेडल और अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण का संचालन शैक्षणिक कार्य के अधिष्ठाता प्रोफेसर श्याम बिहारी द्विवेदी ने किया। इस दौरान मंच पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और कुल सचिव राजन श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इससे पहले
समारोह का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार और कुलगीत के साथ हुआ। दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा संचालक मंडल के अध्यक्ष पद्मश्री कोटा हरि नारायणन ने की। इसके बाद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने संस्थान की उपलब्धियों की आख्या पढ़ी। इसके बाद दीक्षांत कार्यक्रम में कुल 9 पूर्व छात्रों को प्रतिष्ठित एल्युमिनस छात्र पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। समारोह में घनश्याम प्रसाद, डॉक्टर अभय कुमार राठौर एवं प्रतीक माहेश्वरी उपस्थित रहे, जिन्हें निदेशक द्वारा प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित कर 51,000 रुपये का चेक दिया गया। पुरस्कारों की घोषणा अधिष्ठाता प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने की। समारोह में अनुसंधान एवं विकास के अधिष्ठाता प्रोफेसर विकास कुमार दुबे, शैक्षणिक कार्य के एसोसिएट डीन डॉक्टर आर.के. सिंह, छात्र एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। आज किस लिए आपको कितना अवार्ड मिला? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट आने की वजह से मुझे 4 मेडल मिले हैं और 1 कैश प्राइस है। पढ़ाई के दौरान रिसर्च में आपने क्या कुछ किया है? ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ मेरा मेन प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन सिंथेसिस में था। उसमें एक मेरा इंटरनेशनल पेपर भी है और साथ में मैंने ग्रीन अमोनिया सिंथेसिस का प्रोजेक्ट भी मैंने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है। और अभी मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोजीशन में बजाज ऑटो कंपनी में एज अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर हूँ। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे वो सभी इस पूरे ये जो सक्सेस मिला उसमें समान सहयोगी है, पर सबसे ज़्यादा मैं मेरे माता पिता और प्रोफेसर को श्रेय दूंगा। साथ में जो दोस्तों ने इतना मदद किया पूरे जर्नी में उनको। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो माता पिता मेरे पिताजी प्रोफेसर है SBS कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स औरंगाबाद में, और मेरी माँ हाउसवाइफ है। श्रेय किसे देना चाहेंगे? आगे क्या कुछ करने का सोचा है? देखिए, प्रोत्साहन तो घर वालों से ही मिलता है। बाकी हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी एंगेज रखा और उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। मेनली यही चीज़ है जो भी इंस्टीट्यूट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और जो हमारा जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट था उस चीज़ के लिए उन्होंने मोटिवेट किया, तो उस चीज़ को श्रेय दूँ। रिसर्च के क्षेत्र में क्या क्या कुछ आपने अचीव किया है इस पढ़ाई के दौरान? रिसर्च के क्षेत्र में हमने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक मैंने फोटो नैनो पार्टिकल सिंथेसिस किया था, जिससे कि हम वाटर पॉल्यूशन जो भी हो रहा है उसकी जो डाइज़ हैं, स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ हो रही है, उसको 94.2% तक हम डिग्रेड कर पाएंगे इजीली। सो वो एक हमने फ़ोटो कैटलिस्ट डिज़ाइन किया था यहाँ पे। कितने मेडल्स आपको आज मिले किस चीज़ के? सो बेसिकली ये एकेडमिक्स के लिए मेडल्स मिले, एकेडमिक्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एरिया के लिए। सो 5 मेडल्स मुझे अवार्ड किए गए। ज्ञानवापी मुक्ति परिषद द्वारा उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया। विगत कुछ दिन पूर्व उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिस पर स्टालिन का देश में तमाम जगहों पर विरोध किया गया था। वहीं ज्ञानवापी मुक्ति परिषद व अधिवक्ताओं के द्वारा उदयनिधि स्टालिन का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध जताया गया। साथ ही उनको सनातन धर्म के अपमान करने पर कोरियर द्वारा हिजाब और कुल्हाड़ी भेजी गई। ये उदयनिधि स्टालिन का पुतला जलाया गया है। विगत कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी से संबोधित किया गया था, जिससे हिंदू समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। और उन चीज़ों को देखते हुए चूँकि सनातन धर्म को मिटाने के लिए तमाम लोग आए, रावण से लगाया तो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तमाम लोग आए जो कि सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किए और लगातार उसकी अवहेलना करने की कोशिश किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो मिट गए, लेकिन सनातन धर्म को हिला डिगा तक नहीं पाए। उसी क्रम में उदयनिधि स्टालिन, जो कि कुछ दिन पूर्व सनातन धर्म को कोरोना जैसी बीमारी बता रहे थे और ख़त्म करने की बात कह रहे थे, तो बाप के साथ बेटा भी चला जाएगा और इनकी पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन सनातन धर्म नहीं ख़त्म होगा। उसी चीज़ों को लेते हुए उनका पुतला दहन किया गया है। उनको बुर्का और कुल्हाड़ी भेजा जा रहा है। बुर्का पहने और कुल्हाड़ी से अपने हाथों से अपना खतना कर लें और अपने धर्म में
चूँकि औरंगजेब बाबर वाली भाषा बोल रहे हैं तो औरंगजेब बाबर वाले धर्म में जाकर अपना जीवन यापन करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरी नाटक मंडली में नाट्य महोत्सव के अंतर्गत बैंड मास्टर नामक नाटक का मंचन हुआ। नागरी नाटक मंडली के नाट्य महोत्सव के दूसरे दिन बैंड मास्टर नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को प्रभावित किया। कथानक के अनुसार एक पुरानी बैंड पार्टी है, उसका बैंड मास्टर बुजुर्ग साजिदा क्लैरिनेट बजाता है। ग्रुप का युवा सदस्य मुबारक उसका विरोध करता है, नए वाद्य यंत्रों को लाने की जिद करता है। इस पर विवाद होता है। बुजुर्ग बैंड मास्टर की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन नवाब के यहाँ से उनका मुनीम बैंड पार्टी बुक करने पहुंचा। ग्रुप के युवा प्रस्तुति देते हैं, लेकिन मुनीम संतुष्ट नहीं होता है। अंततः बैंड मास्टर ने तबीयत खराब होने के बाद भी प्रस्तुति दी, जिसे मुनीम पसंद करता है और बैंड बुक कराता है, जिससे पूरी पार्टी को काम मिलता है। नवाब के यहाँ कार्यक्रम में प्रस्तुति के दौरान तबीयत खराब होने के कारण बैंड मास्टर का देहांत हो जाता है। युवा कलाकारों को अपने किए का पछतावा होता है, साथ ही मेहनत और कौशल को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान प्रयागराज की ओर से मंचित नाटक में अभिलाष नारायण ने बैंड मास्टर, शुभम पालीवाल ने मुबारक, रोहित यादव ने मुनीम का रोल निभाया। नाटक के लेखक परिमल और निर्देशक अजय मुखर्जी रहे। इस नाटक के द्वारा दो पीढ़ियों के बीच के वैचारिक मतभेद और अनुभव का सम्मान करना दर्शाया गया। वो तो पढ़ भी रहा है, कल को उसकी नौकरी लग जाएगी और हमारे पास ग्रुप बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं। चुप करो यार, खोपड़ी ना चाटो। एक तो वैसे ही मालिक के पास उनका दिमाग खराब है, ऊपर तुम लोग अलग टेंशन लिए जा रहे हो। हम लोग दोबारा बैठने की सोचते हैं क्या? अब हमें कुछ करना पड़ेगी। ये उंगली से घी नहीं निकलता। 5 साल से हम लोग जहाँ के कहाँ हैं। कुछ नहीं, ऐसे। समझ गया। ये पैसे कमाने की होड़ लगी हुई। चलो हटो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज शाम तक एक पढ़ाई पूरी करके मास्टर बनेंगे। वाह भाई वाह, बहुत खूब। क्या कढ़ाई की है। तो बदली, अब तुझे पैसे कमाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बा जहान मान गए। ये नाटक है और ये 2 जनरेशन के बीच में जो गैप होता है, जो वैचारिक मतभेद होते हैं, विचारों का हर तरह का मतभेद होता है, उसको लेके ये नाटक लिखा है। ये नाटक को लिखा है मेरे गुरु परिमल दत्ता जी ने, इसको निर्देशित मैंने किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस नाटक में? इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी काम जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको ये सीखना चाहिए कि बिना मेहनत, बिना रियाज के, ख़ास करके म्यूज़िक का काम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। और इसी बात को एक गुरु जो उनका सीनियर है बताने की कोशिश करता है और वो लोग मानते नहीं, और अंत में गुरु की मृत्यु हो जाती है और तब वो पछता के इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो क्या संदेश देंगे आप? यही मैंने बताया ना कि नई जनरेशन को बहुत मेहनत से, लगन से अपने काम को, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, रियाज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिलती है। देश के कई वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला गया। देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों और इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में लोहराबीर आजाद पार्क से मलदैया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तक प्रतिरोध मार्च निकालकर विरोध जताया गया। बनारस के नागरिक समाज की पहल पर इंडिया गठबंधन से जुड़े लगभग सभी राजनीतिक दलों समेत जन संगठनों के लोग बनारस में लामबद्ध हुए। अरविंद सिंह, पूर्व एमएलसी, ने कहा कि भारत में आज प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। जैसे जैसे 2024 आ रहा है, भाजपा के नेता
जनता डर रहे हैं। जो स्वतंत्र और निडर पत्रकार हैं उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये एक तरीके से अघोषित आपातकाल जैसा है। वहीं प्रतिरोध मार्च में प्रमुख रूप से डॉक्टर एएन सिंह, अब्दुल्ला खान, राकेश पाठक, प्रहलाद तिवारी, डॉक्टर रविन्द्रनाथ द्विवेदी, वरुण सिंह बिसेन, दयाशंकर पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे। परसों पत्रकारों दिल्ली पे के हमला अंदर नहीं सहेंगे। 47 पत्रकारों को सुबह 7 बजे दिल्ली, यूपी और दिल्ली की स्पेशल फोर्स उनके घरों पर रेड करती है। वो सारे वो पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं जनता के लिए। हर पत्रकार का ये काम बनता है कि लोकतंत्र के अंदर वो सरकार से सवाल पूछे। और ये जो 47 प्रेस वाले लोग थे, जो इसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, पोर्टल पे हैं, अपना वीडियो बनाते हैं और काम करते हैं। 47 लोगों के यहाँ छापा पड़ा। इसमें तमाम बड़े बड़े नाम हैं। उर्मिलेश जी हैं, अभिसार शर्मा हैं, कौन भाषा सिंह, सबको पुलिस घर से उठा के ले जाती है थाने पर और थाने पे इनसे प्रश्न पूछती है, सवाल पूछती है। लगातार 9 घंटे 10 घंटे तक इनका वो जो है इनसे जांच पड़ताल करते हैं। 9-10 घंटे तक जांच पड़ताल करते हैं, शाम को सबको छोड़ते हैं। अभी भी सबके मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ उनका लैपटॉप जब्त है। अभी भी सरकार पुलिस ने किस रूप में लेते हैं? ये खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विधानसभा के चुनाव 5 प्रदेशों में सिर पे हैं। लोकसभा का चुनाव 6 महीने 7 महीने बाद है और सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बंद ही हो चुकी है, वो तो उनकी चरण वंदना में व्यस्त हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो लोग सरकार के खिलाफ उखड़ते, उन सब से सरकार सबको परेशान कर रही है। वो चाहती है कि ये लोग इतना डर जाए कि कोई हमसे सवाल पूछना ये लोग बंद कर दें। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। जिस समय कुछ ही पत्रकार ऐसे बचे हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, उनके गलत कामों का, जनता के पक्ष में खड़े हैं। सरकार चाहती है चुनाव के पहले उनको डरवा के, उनको धमका के उनकी आवाज़ को बंद करा दिया जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी हिंदुस्तान की जनता। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव होगा, सरकार को इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। और ये सरकार जा रही है, निश्चित रूप से चाहे जो भी करेगी सरकार हार जाएगी। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्र सरकार की तानाशाही के चलते जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए पत्रकारों पे जो उनके शोषण की कार्रवाई हुई है, जिसमें उसको लेकर के जनमानस में विरोध है और इसको लेकर के आज बनारस का नागरिक समाज ये विरोध प्रदर्शन पे यहाँ पे हम उतरे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता सादिक कप्पन के मामले में, और आपने देखा कि अभी इस देश के सीनियर जर्नलिस्ट हों, अभिसार शर्मा हो, भाषा सिंह हो, ये सारे लोगों के ऊपर अभी जिस तरह से ज़बरदस्ती कार्रवाई की, क्योंकि न्यूज़ क्लिक के ऊपर आरोप लगाया गया। तो जो भी पत्रकार है वो पत्रकार, आप भी पत्रकार हैं, तो किसी मीडिया के यहाँ आप एक तरह से आप नौकरी करते हैं, आपका एग्रीमेंट है, लेकिन इन पत्रकारों की आवाज़ को दबाना, यानी ये सरकार अपने खिलाफ कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनना चाहती जो सरकार की गलत नीतियों को आवाज़ उठाती है। और यही हाल है कि आज जनप्रतिनिधियों को उनके आप देखिए, अभी सीताराम येचुरी के ऊपर आक्रमण किया गया, उनके यहाँ ईडी भेजी गई, संजय सिंह के ऊपर। तो ये इंडिया गठबंधन को भी कमज़ोर करने की कवायद चल रही, जिसको लेकर के हम विरोध प्रदर्शन आरोप लगाई सरकार की चीन का पैसा लगा हुआ है, इस पे क्या? देखिए, सरकार तो कहना चाहता हूँ कि जब चीन के सैनिकों ने हमारे 18 जवानों की हत्या की, तो इस देश का प्रधानमंत्री क्या कहा था, वो शब्द आपके चैनल पे आज भी मौजूद होगा।
चीन का च नहीं बोल पाए थे, कहते थे न कोई आया है न कोई गया है, ये बोला था। दूसरी तरफ पीएम केयर्स के नाम पे तमाम चीनी ऐप से पैसा आया। आज चीन के साथ जब हमारा निवेश बढ़ता है तो केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है माननीय राजीव चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि ये तो स्वागत योग्य है। तो सरकार के मंत्री चीन से निवेश बढ़े तो कहेंगे स्वागत योग्य है, चीनी ऐप का पैसा पीएम केयर में आए तो कहें स्वागत योग्य है, और चीन के साथ सबसे ज़्यादा 100 अरब करोड़ का व्यापारिक घाटा हुआ है तो उस पर चुप हो जाते हैं। और चीन के सैनिक हमारे सैनिकों की हत्या करके चले जाएं तो चुप हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार 18 बार, जब से चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों की हत्या की है, 18 से 19 बार वार्ताएं हुई हैं भारत सरकार की। क्यों वार्ता करती है? चीन का बायकॉट क्यों नहीं करती? अगर न्यूज क्लिक में चाइना का पैसा लगा है तो भारत सरकार ने चीनी राजदूत को बुलाकर क्यों उसको नहीं वहाँ पे झाड़ लगाने का काम किया, या चीनी एम्बेसी को क्यों डांट लगाने का काम नहीं किया? लाल आंख दिखाने वाले लाल कारपेट बिछाते हैं। और पत्रकार अगर देश हित में आवाज उठाता है तो उसको कहते हैं चाइना का पैसा लेकर के जो भारत को बदनाम कर रहा है। बदनाम करने वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जो देश के सैनिकों को शहीद होने के बावजूद भी उन सैनिक के परिवारों को जो लगातार आंसू बहा रहे थे, उनके सामने भी नहीं कह पाता कि चीन के लोगों ने हमारे सैनिकों की हत्या की। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपना 21वां चातुर्मास्य व्रत पूर्ण कर मध्य प्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम से सीमोल्लंघन के पश्चात सिवनी होते हुए काशी पधारे। शंकराचार्य जी महाराज के काशी पधारने पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संत, वैदिक विद्वान, बटुक, विद्यार्थी व भक्तगण ढोल नगाड़े की थाप पर उद्घोष व पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए सोनारपुरा चौराहे से शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ तक ले आए। श्री विद्या मठ में पहुंचने पर शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने शंकराचार्य जी महाराज की चरण पादुका का पूजन कर उनका वंदन व अभिनंदन किया। संजय पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में 90 दिनों का चातुर्मास व्रत अनुष्ठान पूर्ण कर शंकराचार्य जी महाराज के काशी पधारने पर भक्तों द्वारा उनको 90 श्रीफल का माला पहनाकर समर्पित किया गया। अन्याय प्रतिकार यात्रा में साधु संतों पर हुए मुकदमे में बरी करने हेतु हिंदू युवा वाहिनी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान गुदौलिया चौराहे पर साधु संत एवं काशीवासियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाकर फर्जी मुकदमे में सैकड़ों हिंदुओं को जेल में भेज दिया था। वर्तमान की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उस मुकदमे को वापस लेकर सभी साधु संत एवं काशीवासियों के साथ न्याय किया गया। इसी खुशी के अवसर पर गुदौलिया चौराहे पर 108 डमरू की ध्वनि से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, कोषाध्यक्ष गप्पू सिंह, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, योगी जी को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। 2015 में आज ही के दिन, आज ये सौभाग्य है कि आज भी 5 अक्टूबर है और 2015 में भी 5 अक्टूबर के दिन पूर्व की सरकार ने निर्मम साधु संतों के ऊपर और काशी वासियों के ऊपर लाठी चार्ज करके उन पे बेरहमी से मारा गया था और उन पे मुकदमा करके उनको जेल में ठूस दिया गया था। आज 2023 5 अक्टूबर के दिन परम पूज्य महाराज जी ने उस फर्जी मुकदमों को वापस ले लिया। हम सभी काशीवासी इस मुकदमे की वापसी के लिए उसी नंदी चौराहे पे आके परम पूज्य महाराज जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर हम लोगों के लिए सोचते रहते हैं। ये फर्जी मुकदमे आज हम लोगों से वापस ले लिए गए। हम सभी हृदय से उनका साधुवाद और धन्यवाद देते हैं।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संतान की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं ने जीवित पुत्र का व्रत रखकर माता लक्ष्मी का किया पूजन। वाराणसी में सपा के पूर्व सांसद अबू आजमी के करीबी विनायक ग्रुप में आयकर विभाग की टीम ने की छापेमारी। बीएचयू आईआईटी के दीक्षांत समारोह में 1660 मेधावी विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। और नागनी नाटक मंडली में नाट्य महोत्सव के अंतर्गत बैंड मास्टर नामक नाटक का हुआ मंचन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।